नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार अनुराग ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको अपने चैनल पर नागरिक शास्त्र से महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट करा रहा था। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, जो कि आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मौलिक अधिकार टॉपिक है हमारा संविधान का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या अन्य किसी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हों। उन सब में एग्जामिनर का हमेशा पसंदीदा विषय रहता है मौलिक अधिकार, और इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। निश्चित ही एक दो प्रश्न आपको प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर लोक सेवक आयोग की परीक्षाओं में देखने को मिलता रहा है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से कंप्लीट करें कि हमारा कोई भी प्रश्न ना छूटे। बहुत कम शब्दों में, सधे हुए शब्दों में मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा। अगर आपको ये टॉपिक आप हमसे जुड़ के पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को मैं नहीं छोड़ूंगा और निश्चित ही आपको एग्जाम में इससे एक आधे प्रश्न मिलेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न व्यर्थ किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जो कि है मौलिक अधिकार। देखिए, जब मौलिक अधिकारों की बात करी जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम ये जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे वो उसमें मूल अधिकार लिखा हो, चाहे मौलिक अधिकार लिखा हो या फंडामेंटल राइट लिखा हो, वह तीनों एक ही बातें हैं। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य अलग चीज़ है, उसका जिक्र संविधान के अन्यत्र भाग में दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैं इसके 3-4 पार्ट ला चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें पहले मैंने सारे भाग के बारे में आपको बताया है। आज हम कवर कर रहे हैं मौलिक अधिकारों को। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि मौलिक अधिकार जो हैं वह मूलतः कहाँ से आए हैं। वह मूलतः भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और जहाँ पर मौलिक अधिकारों के लिए जो डेडिकेटेड आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 12 से 35 है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मौलिक अधिकार से संबंधित जो आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। जैसे कि मौलिक अधिकार की अगर बात करी जाती है तो मौलिक अधिकार, जैसा कि हमें पता है कि हमारे संविधान में तमाम चीज़ें इधर उधर से ली गई हैं। उसी प्रकार से मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। यहाँ पर अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिद्धांत से, के संविधान से लिया गया है। एग्जाम में यहाँ पर मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम में यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकारों को यूएसए से लिया गया है। देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं उसे भारत का जो भाग 3 है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है, और इस भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है, और भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी भाग 3 को ही कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के मनमानेपन के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण देते हैं। जो हमारे देश के नागरिक हैं, उन नागरिकों को राज्य के मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण देता है कौन? मौलिक अधिकार। तो एग्जाम में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे, राज्य के मनमाने के पन के विरुद्ध कौन संरक्षण देता है? हमारा मौलिक अधिकार संरक्षण दिया जाता है। और देखिए, मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो वाद योग्य या उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। यदि इनका या वाद योग्य मामला बनता है या फिर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो इस मामले में सीधे हाईकोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सुरक्षित है नागरिकों के पास। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित भी किए जा सकते हैं, संशोधित भी किए जा सकते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है, मूल अधिकार स्थगित भी हो सकते हैं, संशोधित भी हो सकते हैं, लेकिन यह केवल और केवल राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के समय। राष्ट्रीय आपात का आर्टिकल कौन सा है? राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि केवल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, केवल 352 यानी आर्टिकल 352 में इस बात का जिक्र है कि केवल राष्ट्रीय आपात के समय जो है मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं, और
राष्ट्रीय आपात जब घोषित होगा यानी 352 आर्टिकल के तहत, उस समय भी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह क्या होगा, स्थगित नहीं होगा। व्यक्ति को जीने का अधिकार होगा, वह जी सकता है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, वह जी सकता है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसे रहेगी, घर में रह के वो जो काम करना है वो अपना करे, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अब देखिए मौलिक अधिकारों की बात करी जाए तो मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं, यानी कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। एक अधिकार, मौलिक अधिकार कम कर दिया गया है। अब देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं आप हमसे जुड़े रहें, मैं आपको यह टॉपिक इस तरीके से कवर कराऊंगा कि एक एक छोटी से छोटी बात आपको समझ में आएगी और इसके बाद मौलिक अधिकारों में कुछ भी नहीं बचता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। अब देखिए पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब 6 हैं। किसको हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 को हटाया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार था। अब इसे हटाया गया तो कहीं रखा गया होगा, इसे रखा कहाँ गया है? इस आर्टिकल को यहां से हटा के रखा गया है आर्टिकल 301 के तहत। हम जानते हैं हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और अनुसूची 12 अनुसूची है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कहाँ रखा गया, आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है, जो कि अब भाग 12 में है। यानी आर्टिकल 301 कहाँ एग्जिस्ट करता है? भाग 12 में, संविधान के भाग 12 में। तो आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं। एक आर्टिकल हटाया गया तो उसे रखा कहाँ गया, इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम में यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया, तो मूल अधिकारों के प्रारूप को वास्तविक रूप में तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। मूल अधिकारों के प्रारूप को वास्तविक रूप में जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। और मूल अधिकारों की सबसे पहले मांग अगर कब हुई थी, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मूल अधिकारों की सबसे पहली मांग 1931 के कराची अधिवेशन में हुई थी। कराची में अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस थी जैसा कि आप जानते हैं, और समय समय पर अधिवेशन होते रहते हैं। इस अधिवेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके समझ चलाऊंगा। तो मूल अधिकारों की जो सबसे पहले मांग हुई थी वो 1931 के कराची अधिवेशन में हुई थी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस कराची अधिवेशन में जो 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मैं आपको हिंट दे देता हूं, जिस व्यक्ति ने इसकी अध्यक्षता करी थी उसका संबंध गुजरात से है। बस मैं इतनी हिंट आपको दे रहा हूं, आपको बताना है कि मूल अधिकारों की सबसे पहली मांग कराची अधिवेशन में हुई थी, 1931 में हुई थी, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। अब देखिए तो ये बात हो गई, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई मौलिक अधिकारों से संबंधित। इतने बिंदु यदि आपको याद है तो एग्जाम में इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी आयोग की कोई भी परीक्षा दे रहे हो। अब देखिए आर्टिकल तो सभी पढ़ाते हैं और सभी पढ़ते हैं, पर कुछ ना कुछ बातें वहां हमसे छूट जाती है। मैं इस वीडियो में मौलिक अधिकार के सारी उन बातों को कवर करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए बात करते हैं, अब हम एक एक करके आर्टिकल्स पे फोकस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, तो यहाँ पर हम एक एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, धैर्य रखिए और वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल इसे स्किप मत करिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिन्हें इसकी जरूरत है। एक एक वीडियो को, एक एक आर्टिकल को आप समझिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी आ सकता है और बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखिए आर्टिकल 12 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 12 में देखिए छोड़ छोड़ के आर्टिकल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जब बात कही गई आर्टिकल 12 से 35 तो आपको समझना चाहिए कि 12 से 35 टोटल में क्या है। अब देखिए आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 12 में बेसिकली क्या कहा गया है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य को डिफाइन किया गया है। राज्य जिसकी चर्चा अभी मैंने करी, राज्य की परिभाषा दी गई। अब राज्य क्या है, राज्य का यहाँ अभिप्राय देखिए, आर्टिकल 12 में संसद, भारत की सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, इन सबके लिए बातें लागू होती हैं। और इन सब के लिए बातें क्यों लागू होती हैं, क्योंकि ये क्या है, यह शासन करने वाली सत्ता है, ये सभी जो है शासन करने वाली सत्ता है। अतः इनके ही विरुद्ध हमको अधिकार, मौलिक अधिकार हमको इनके ही विरुद्ध मिले हुए हैं। हमारा मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार इन जो राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में, उसमें शासन करने वाली सत्ता को संसद, भारत की सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के रूप में डिफाइन किया गया है।
आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि लोगों को अधिकार राज्य के विरुद्ध मिले। हमें ये सारे अधिकार किसके विरुद्ध मिले? राज्य के विरुद्ध मिले, और राज्य का अभिप्राय शासन करने वाली सत्ता से है। क्लियर है? अगर आप ध्यान देंगे एग्जाम में इससे प्रश्न आता है तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 12 के बाद हम आर्टिकल 13 समझ लेते हैं। आर्टिकल 13 में यह बात कही गई है कि कोई भी सरकार, खासतौर पर संसद, ऐसा कोई भी कानून नहीं लाएगी जो मौलिक अधिकारों को सीमित करे या स्थगित करे। ऐसा कोई भी कानून कोई भी सरकार और कोई भी संसद नहीं लाएगी। यानी व्यक्ति के मौलिक अधिकार व्यक्ति का अधिकार है और वह उसे मिलके ही रहेगा, और उसे सीमित या स्थगित किए जाने वाला कोई भी कानून सरकार या संसद नहीं बनाएगी। इन केस ऐसी कोई बात हो जाती है कि कोई कानून बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देगी। अगर बन भी गया तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है, राइट है कि वह सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत खारिज कर दे। यहाँ पे एक बात का और उल्लेख किया गया है 368 में, आर्टिकल 368 में संसद को जिसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि अगर कभी आवश्यकता पड़ती भी है तो 368 के तहत जिसमें संशोधन की चर्चा की गई है उसके तहत क्या कर सकते हैं, उसके तहत संसद हमारी जो है इसमें विधि के तहत 368 में यह शक्ति निहित करी गई है कि संसद जो है संशोधन कर सकती है। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल के तहत मूल अधिकारों को सीमित या स्थगित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे आप। आर्टिकल 12 मैंने आपको बताया, आर्टिकल 13 बताया। अब देखिए आर्टिकल 14 से 35 तक हमें समझना है। इसे इस प्रकार समझ लेते हैं। आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है। यहाँ देखिए मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसको समझ लें। आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 19 से 30 के बीच में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो इतनी बात ये आपको इसी प्रकार से याद कर लेना है। एक एक आर्टिकल को हम आगे डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें ताकि आपको ध्यान रहे। अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं और 14 से 18 के बीच में 16, 17, 14, 15, 16, 17 कोई आर्टिकल पूछ दिया जाता है तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि वो समानता से रिलेटेड है। यानी समानता की अगर बात करी जा रही है तो यही आर्टिकल होगा। यदि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करी जा रही है तो 25 से 28 के बीच में आर्टिकल होगा। तो आइए इसे डिटेल में एक एक करके समझते हैं कि ये अधिकार क्या है। आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल आपको किस प्रकार से याद करने हैं। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आर्टिकल 14 से 18 तक समानता या स्वतंत्रता की बात करी गई है, समानता या समता या समानता की बात करी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बात होगी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, यानी 14 से लेकर 18 तक, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस समय इन आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ 14 से लेके 18 तक। तो ये 14 से लेके 18 तक आर्टिकल्स किसके बीच हैं? यहाँ पर बात करी जाएगी समता या समानता, यानी ये जो सारी बातें होंगी उनका केंद्र बिंदु होगा समता या समानता। अब देखिए आर्टिकल 14 में क्या कहता है। मेरा दावा है इस तरीके से यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। आप इस वीडियो को देखिए, आपको एक एक आर्टिकल बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा। देखिए आर्टिकल 14 में समान कानून की बात करी गई है। भारत देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है और कि वो जो कानून बने हैं, अब देखिए कानून में क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है तो उसके लिए अलग अलग कानून हो। सभी के लिए हमारे देश में आर्टिकल 14 यह स्वतंत्रता देता है, समानता देता है, समानता का अधिकार देता है भारत देश के हर नागरिक को कि वह उसके लिए यदि कोई बात होती है और कानून की श्रेणी में वो आता है तो फिर चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए कानून एक ही रहेगा, समान ही रहेगा। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सारे व्यक्ति समान हैं। आप देखिए इन सारे 14 से लेकर 18 के आर्टिकल के बीच में समता या समानता केंद्र बिंदु में रहेगा। ऐसे ही आर्टिकल 16 में कहा गया है कि नौकरी में सबको समान अवसर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक अपवाद है SC, ST और OBC। हमारे समाज में जो पिछड़े वर्ग रहे हैं, जो
शैक्षिक, आर्थिक तमाम आधारों पर पिछड़ापन पाया गया है, उसी के आधार पर आर्टिकल 16 में कहा गया है कि नौकरी में तो वैसे सबको समान अवसर मिलेंगे, पर यहाँ पर एक अपवाद बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी को जो है आरक्षण दिया जाएगा और उस आरक्षण के आधार पर यह और लोगों के समान आ सके, इसलिए इनको यह व्यवस्था करी जा रही है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में कहा गया नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत है। बहुत ध्यान से देखिए, एग्जाम में आपको इसी प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पर ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 17 क्या है। आर्टिकल 17 का मतलब छुआछूत का अंत है। किसी के छू लेने मात्र से कोई भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। किसी से हम तुम मुझसे दूर बैठो, तुम मेरे पास मत बैठो, इस प्रकार की बातों का उल्लेख हम नहीं कर सकते, और ये करते हैं तो ये गैर संवैधानिक है, आपको सजा हो सकती है। अतः आर्टिकल 17 छुआछूत के अंत की बात करता है। अब देखिए, छुआछूत का अंत होगा तभी समानता आएगी। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। अब आर्टिकल 18 में देखिए कहा गया है उपाधियों का अंत, यानी कि सेना या किसी अन्य के द्वारा, सेना में तो दी जाएगी मेजर, जनरल इत्यादि उपाधियां दी जाएंगी, पर उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को उपाधि देकर, उपाधि संबोधित करके उपाधि देने का निषेध किया गया है। अब देखिए, किसी ने पढ़ाई करी है तो डॉक्टर लिखेगा ही लिखेगा, लेकिन कोई नहीं पढ़ा लिखा है और डॉक्टर लिख रहा है तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 17 उपाधियों के अंत की बात करता है, आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। इसमें और भी तमाम बातें हैं, फिलहाल आप अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना जान ले बहुत है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार था। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 से 22 की, और आर्टिकल 19 से 22 में मैंने आपको बताया था स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अब 19, 20, 21 और 22 तक जो भी हम बातें करेंगे वो किसकी बात होंगी, वो स्वतंत्रता की बात होंगी, फ्रीडम से रिलेटेड बातें होंगी। तो आर्टिकल 19 में क्या है, बोलने, सभा करने, संघ बनाने, आने जाने, रहने और व्यापार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति भारत देश में कहीं भी बोल सकता है, कहीं भी सभा कर सकता है, कहीं भी अपना संघ बना सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, व्यापार कर सकता है। दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आके व्यापार कर सकता है, उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति जाके दिल्ली में व्यापार कर सकता है, यानी भारत देश में उसे आने जाने की छूट है। भारत देश के निवासियों की ये बात हो रही है, तो उसे ये छूट है। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ण है संघ बनाने, इसमें जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें पुलिस और आर्मी को इस बात से मुक्त रखा गया, यानी उन्हें कोई भी संघ बनाने की परमिशन नहीं दी गई है। अब देखिए, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 में जिक्र किया गया है, फिर मैं आपसे बताना चाहूँगा, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता की बात चल रही है, तो आर्टिकल 20 में यदि किसी से कोई अपराध हो जाता है तो अपराध करने वाले व्यक्ति को भी कुछ स्वतंत्रता के अधिकार हैं, और वह क्या है, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, और इसे मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। आर्टिकल 20 के सब क्लास 2 में इसका डिस्कशन किया गया है। कई क्लास में कई सब क्लासेस भी बनाए गए हैं, उसे मैं इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, पर आपको जानने की जरूरत है कि आर्टिकल 20 अपराध करने पर क्या प्रावधान है उसके बारे में स्पेसिफाई करता है। अब देखिए, आर्टिकल 20 में क्या, जो कानून है उसके तहत ही सजा मिलेगी, जो कानून है उसके तहत ही सजा मिलेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज अपराध किया है, और आज जो हमारा कानून अप्लीकेबल है उसी के तहत सजा मिलेगी। कल को अगर ये कानून चेंज भी हो जाता है तो उसे उसकी तहत सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, एक तो एक सब क्लास, ये दो आप ध्यान रखिए, 20 सब क्लास 2 ध्यान रखिए, जहाँ पर एक बार सजा का प्रावधान है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए मैंने इसको रेटमेंट से स्पेसिफाई किया है। 19(1) का, इसमें प्रेस फ्रीडम की बात करी गई है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता की बात संविधान के किस आर्टिकल में है, तो वह चूंकि स्वतंत्रता की बात है तो मैंने आपको बता दिया स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक है, तो उसके बीच में ही आएगा। एग्जाम में देखिए कई बार होता है, मान लीजिए आप भूल जाते हैं कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किसमें आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, तो अगर आप इतना भी ध्यान रखते हैं कि स्वतंत्रता के जो अधिकार थे उनकी चर्चा 19 से 22 के बीच में करी गई थी, तो इसके बीच में ही कोई आर्टिकल होगा। अगर केवल बीच का एक ही आर्टिकल आता है तो एग्जाम में आप टिक करके अपना उत्तर सही कर सकते हैं। अगर कई आर्टिकल पूछ दिए जाते हैं, मान लीजिए 19, 20, 21, 22 पूछ दिए जाते हैं, तो उसमें थोड़ा स्पेसिफाई करना दिक्कत होगा अगर आपको ठीक से नहीं आता है। लेकिन अगर 19, 20, 21, 22 में से एक ही अधिकार है, स्वतंत्रता की बात करी जा रही है, कोई एक आर्टिकल लिया गया है, बाकी आर्टिकल अलग है, 45 है, 50 है, 52 है, 200 है, आपको कोई आर्टिकल दिया, लेकिन स्वतंत्रता का उसमें अधिकारों की चर्चा करी गई है, आपको आर्टिकल ध्यान नहीं आ रहा, प्रेस फ्रीडम स्वतंत्रता की बात करी गई, आपको आर्टिकल नहीं पता, लेकिन आपको ये पता था कि आर्टिकल हमने जो पढ़े हैं उसमें 19 से 22 तक
फ्रीडम की बात करी गई है, तो ये आर्टिकल यही होगा। तो 19(1) का प्रेस फ्रीडम की बात करता है। कमेंट बॉक्स में बताइए प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत का स्थान 2025 में क्या है। अब देखिए आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल अगर हम इस आर्टिकल की बात करते हैं तो यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। देखिए इसी के तहत हमारा जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी के तहत हमारे NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है। अब देखिए इसी के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमारा घर यहाँ पर है, हमारे बगल में कोई फैक्ट्री लगी है, उससे बहुत प्रदूषण हो रहा है, अब हम न चाहते हुए भी उसका जहर हमारे फेफड़ों में, हमारे आंतों में, हमारी सांस में जा रहा है। अब वो व्यक्ति तो कह रहा है भाई हमें व्यापार करने की छूट है, हम व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें व्यापार करने की छूट है, लेकिन अगले का दूसरे का मौलिक, ऐसा नहीं है कि एक के मौलिक अधिकार के पालन के चक्कर में दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए। तो कोर्ट इस बात की इंश्योर करता है इस बात को कि सभी के मौलिक अधिकारों का पालन हो। तो फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई है जो इस बात को इंश्योर करती है कि कहीं कोई पर्यावरण विरोधी गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं। अब देखिए प्राण एवं दैहिक मतलब हमारा देह है, हमारा शरीर है, तो हम स्वतंत्र हैं। हमें अपने प्राणों की रक्षा, हमें अपने देह का, शरीर का देखभाल करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ऐसा संविधान हमें इजाज़त देता है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर एक बात का निषेध है, कोई भी व्यक्ति खुदकुशी नहीं कर सकता। अगर आपके मन में आ जाए कि शरीर मेरा है तो मैं खुदकुशी कर सकता हूँ, तो यह इलीगल है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आर्टिकल ध्यान देना चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत करता है। यानी कि बच्चों को, जो बच्चा 6 से 14 वर्ष का है उसको यह मौलिक अधिकार है कि उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। कोई भी गार्जियन, अब देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकारों में जिक्र किया गया है और हमारा 11वां मूल कर्तव्य, प्रत्येक गार्जियन का यह मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजेगा, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। राज्य व्यवस्था कर रहा है, उन्हें वह पढ़ने भेजेगा, पढ़ने से वंचित नहीं करेगा, उसे वह जरूर पढ़ाएगा। और देखिए इसे मूल कर्तव्य में इसलिए रखा गया क्योंकि 6 से 14 वर्ष का बच्चा अपोध होता है, उसे इतनी जानकारी नहीं होती है 6 वर्ष के बच्चे को कि वो कहाँ पढ़े, क्या पढ़े, पढ़े कि ना पढ़े। तो वहाँ पर इसे मूल कर्तव्य में रखा गया है और ऐसा प्रत्येक माता पिता से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने बच्चे को वहाँ पर पढ़ने के लिए विद्यालयों में भेजेगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, देखिए यहाँ पर जो UPPSC या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यदि ऐसा शख्स कोई वीडियो देख रहा है तो मेरा उनके लिए एक प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, आपको इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में सिर्फ 5 लाइनों में। और वह क्या है, प्रश्न ये है कि आपको ये बताना है कि मौलिक अधिकार का आर्टिकल 21A किस प्रकार 11वें मूल कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 21A किस प्रकार मूल कर्तव्य, 11वें मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों को 21वां जो मौलिक अधिकार है 21 ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से, देखिए यहाँ पर ए है यानी कि बाद में जोड़ा गया है, यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से ये जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 22 की बात करते हैं आगे। आर्टिकल 22 में क्या है, आर्टिकल 22 बात करता है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की बात करी गई है। यानी यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है किसी अपराध के तहत तो उस समय उसको क्या राइट है, उस समय जो व्यक्ति उसे गिरफ्तार कर रहा है, जो पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है, उसे उसका कारण बताना होगा। 24H आर्टिकल 24H में जज के सामने 24 घंटे के अंदर 24H मैंने बोल दिया, 24 घंटे के अंदर जज के सामने उसे प्रेजेंट करना होगा, उसे कारण बताना होगा क्यों गिरफ्तार किया है, और वह व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। आर्टिकल 23 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में इससे भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 23 बलात् श्रम, मानव अंगों की तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने की बात करता है। यानी आर्टिकल 23 के तहत हम किसी से जबरन काम
नहीं करा सकते हैं, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, बलपूर्वक काम नहीं करा सकते हैं। और किसी अनाथ या किसी जो है लावारिस व्यक्ति के या किसी के भी मानव अंग हम निकाल के उनको व्यापार, उनका बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो इस पर भी रोक लगाया गया है। यह बार बार पूछा जाता है कि मानव अंगों की तस्करी का वर्णन मौलिक अधिकार के किस भाग में, मौलिक अधिकार के कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। आर्टिकल 23 मानव अंगों की तस्करी की बात करता है। अब देखिए, आर्टिकल 23 से लेके हमने, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि आर्टिकल 23 और 24 जो है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यह जो है यह शोषण के, आर्टिकल 23 और 24 जहां पर शोषण को रोकते हैं। किसी को आप बलपूर्वक काम करा रहे हैं तो उसका शोषण हो रहा है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अगर आप काम करा रहे हैं तो उनका आप शोषण कर रहे हैं। तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 25, अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद मैंने आपको बताया कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से रहे, 25 और से लेके 28, यानी 25, 26, 27 और 28 ये अधिकारों की जिक्र अगर हम करते हैं तो ये अधिकार किससे रिलेटेड है, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये आर्टिकल किसकी बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ये आर्टिकल चर्चा करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 में कहा गया है धर्म की स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। वह जो भी धर्म में कंफर्टेबल हो, जो भी धर्म के प्रति उसकी आस्था हो, उस धर्म को वो अपना सकता है। आर्टिकल 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति जो धर्म अपनाता है उसके कार्य के लिए अपना प्रबंध कर सकता है, व्यवस्था कर सकता है। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी धर्म क्या, अगर कोई ऐसा कार्य, धार्मिक कार्य हो रहा है तो उसके लिए भारत सरकार टैक्स नहीं लेगी। इसका कई बार मिसयूज भी होता है, किस प्रकार होता है कमेंट में आप बताइएगा। अब देखिए आर्टिकल 28 में कहा गया है राज्य द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में, मतलब कोई ऐसा शिक्षा संस्थान है जिसमें राज्य सरकार अनुदान दे रही है, राज्य सरकार से पोषित है, तो वहाँ पर वह धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। मान लीजिए राज्य सरकार किसी धर्म विशेष की है तो वह उसी प्रकार की शिक्षाओं को प्रमोट करेगी। इसी बात को निषेध करने के लिए, समाप्त करने के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 28 में बात कही गई है कि राज्य द्वारा कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार मैंने आर्टिकल 12 से लेके आपको आर्टिकल 28 तक बता दिया। अब देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं आर्टिकल 28 से लेकर आर्टिकल 35 के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, शुरुआत में जो मैंने आपको बात बताई कि आर्टिकल 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, यानी संस्कृति और शिक्षा, कल्चरल और एजुकेशन रिलेटेड हमारे जो है फ्रीडम है, अधिकार हैं। अब वो क्या है देखिए, 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अब देखिए अल्पसंख्यक क्या है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो अल्पसंख्यक हैं हमारे भारत देश में मान्य 6 अल्पसंख्यक हैं, जिसमें मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन 6 अल्पसंख्यक हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, सिख और ईसाई, 6 ये अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता दी गई है। तो इन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। मौलिक अधिकार ऐसे ही अल्पसंख्यक लोगों को अपने हितों का संरक्षण करने की परमिशन देता है। कोई भी राज्य सरकार, कोई भी केंद्र सरकार या कोई भी व्यक्ति इन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को जो है असंरक्षित नहीं करेगा, उनका संरक्षण किया ही किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 30 में। अल्पसंख्यक अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान बना सकता है। अब मान लीजिए कोई बौद्ध है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी है और वह अपने पसंद की जो है शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना चाहता है, जैसे कि आप मदरसा वगैरह देखते हैं, वह इसी आर्टिकल के तहत स्थापित किए जाते हैं, आर्टिकल 30। तो इस प्रकार से ये बात हुई। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 31 में मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 31 में मैंने क्यों कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो आर्टिकल 31 है
उस आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पहले हमारे 6 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, अब मौलिक अधिकार 6 रह गए हैं। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है और आर्टिकल 31 को 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा कहाँ रखा गया है, भाग 12 में। जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31, उसे हटा दिया गया है। मैं दावा करता हूँ इस तरीके से अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो एक एक आर्टिकल बहुत कम समय में आपको याद हो जाएगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे क्या किया है, इसे कहा है संविधान की आत्मा। तो आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 33 क्या है, संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस, अर्धसैनिक, खुफिया एजेंसी के सदस्यों को दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्रहार करने का अधिकार है। अब देखिए ऐसी बात क्यों कही जा रही है, एक तरफ तो मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मौलिक अधिकारों पर प्रहार करने का अधिकार दिया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो अर्धसैनिक बल हैं, सशस्त्र बल हैं, पुलिस हैं, खुफिया एजेंसी हैं, रॉ इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, इनके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं हो पाएगा। इनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनके अधिकारों पर प्रहार करना जरूरी है और उनके बीच अनुशासन भी बनाए रखेगा। हालांकि कोर्ट मार्शल लॉ को इससे बाहर रखा गया है, कोर्ट मार्शल लॉ इसमें नहीं आता है। अब देखिए मौलिक अधिकार क्या है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात बता देता हूँ। कोई व्यक्ति मान लीजिए खुफिया एजेंसी में कार्य करता है, तो उसे भी यदि वो एक सामान्य नागरिक की तरह बर्ताव करने लगेगा, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग करने लगेगा, तो फिर देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसे सुदृढ़ हो पाएगी। इसलिए आर्टिकल 33 के तहत संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस, अर्धसैनिक, खुफिया एजेंसी के सदस्यों को दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्रहार करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 34 अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, यानी मार्शल लॉ लागू है, तो उस क्षेत्र में मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी सारे मौलिक अधिकार वहाँ पर जो है निषेध हो सकता है उनका। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट मार्शल वाले एरिया में जो मौलिक अधिकार हैं वो लागू नहीं होंगे। यह आर्टिकल 34 के तहत पावर दी गई है। आर्टिकल 35 में क्या है, आर्टिकल 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। यानी अगर मौलिक अधिकार कहीं पर अप्लीकेबल नहीं हो पा रहे हैं और उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता महसूस होती है, तो यह केवल हमारी कौन कर सकता है, संसद ही कर सकता है, उसके लिए कानून बना सकता है। अब देखिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको 35 आर्टिकल कंप्लीट करा दिए जो हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मेरा दावा है कि अगर आप इस तरीके से इस वीडियो को, जो अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे का वीडियो है, आप इसे देखते हैं तो आपके सारे मौलिक अधिकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, अपना प्रश्न जरूर पूछें। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें जान लेनी जरूरी हैं। संवैधानिक उपचारों की अगर अधिकार की हम बात करें तो इसमें क्या है, इसको संविधान की आत्मा कहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसमें है क्या संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट समादेश जारी करता है। अगर कहीं मौलिक अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट समादेश, रिट या समादेश, रिट को ही हम समादेश कहते हैं, रिट जारी कर सकता है। उन 5 तरीकों में कौन कौन से हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छद। अब देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, अगर कोई जो है अप्रत्यक्ष रूप से बंदी बनाया गया, अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो उसे पेश करना होगा। आप किसी भी व्यक्ति को जो है अवैध रूप से बंदी कोई नहीं बना सकता है। परमादेश क्या है, अगर कोई सरकारी आदमी ठीक से काम ना करे तो सुप्रीम कोर्ट ये वाली रिट जारी करता है, कौन सी, परमादेश वाली रिट जारी करता है। प्रतिषेध क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है या लोअर कोर्ट को यह आदेश देगा कि वह यह कार्य कोई आदेश ना दें कि ये ना करो। सुप्रीम कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को आदेश दे सकता है कि वह इससे रिलेटेड कोई चीज़ें, कोई काम ना करें। इस जो भी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आई हैं, केस आया है, इससे रिलेटेड कोई काम अपने यहाँ ना करें। और उत्प्रेषण क्या है, और उनसे ये कह सकता है कि आप अपने यहाँ ना करके, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से कह सकता है कि आप अपने यहाँ इस केस को टेक ऑफ ना करके आप हमारे यहाँ भेजो, सीधे हमारे पास भेजो। यह उसको राइट है सुप्रीम कोर्ट को। और अधिकार परीक्षा क्या है कि न्यायालय किसी भी व्यक्ति से, सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति से, भारत देश के किसी भी कर्मचारी से ये पूछ सकता है कि वह यह काम किस अधिकार के तहत कर रहा है। ठीक है, तो ये 5 तरीके के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि
कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं, और बाकी सारे अधिकार अगर कोई विदेशी भी हमारे देश में रह रहा है तो उसको भी वह अधिकार स्वयं मिल जाते हैं। 5 अधिकार ऐसे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 5 अधिकार ऐसे हैं, इनकी संख्या है 5। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। यह आर्टिकल केवल और केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं। अब देखिए आर्टिकल 15 क्या था कि धर्म, जाति, नस्ल इत्यादि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या था कि नौकरी में सबको समान अवसर मिलता है, ये केवल भारत के नागरिकों में को मिलते हैं। आर्टिकल 19 मैंने आपको बताया क्या था, प्रेस फ्रीडम की बात करी गई थी, स्वतंत्रता की बात करी गई थी। और आर्टिकल 29 मैंने आपको बताया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करी गई थी। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान बना सकता है, यानी अगर कोई भारतीय अल्पसंख्यक है जिसको 6 अल्पसंख्यक मान्यता दी गई है तो वह अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान बना सकता है। इस प्रकार से भारत के नागरिकों को मिलने वाले ये 5 अधिकार हैं, वह भारत का नागरिक होना ही चाहिए, उसके बाद भारत की नागरिकता होनी ही होनी चाहिए, तभी वह इसे यह 5 अधिकार मिलते हैं। बाकी सारे तो मिलते ही मिलते हैं, सारे मौलिक अधिकारों, भारत के नागरिकों को तो सारे मौलिक अधिकार मिलते हैं, लेकिन केवल भारत के नागरिकों को मिलने वाले ये 5 मौलिक अधिकार हैं। अगर कोई विदेशी भारत में रह रहा है, बहुत समय से रह रहा है, बहुत लंबे टाइम से रह रहा है, तो ऐसा नहीं है वो भारत का नागरिक बन जाएगा, पर वो ऐसा बिहेव करने लगता है कि नहीं हम तो भारत के ही हैं, पर वह चूंकि मूलतः भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए उसे यह 5 मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे उस व्यक्ति को। तो एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है आपको ध्यान देने की जरूरत है। भारत के नागरिकों को सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन केवल भारत के नागरिकों को अगर बात पूछता है तो यह 5 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस चैप्टर में आपको मौलिक अधिकार से रिलेटेड सारी बातें कंप्लीट करी। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि अगर मूल अधिकारों को ही हम बात करें कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको जो है निलंबित कौन कर सकता है, इनको निलंबित कौन कर सकता है और संशोधन कौन कर सकता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फंडामेंटल राइट को कौन निलंबित कर सकता है और फंडामेंटल राइट में कौन संशोधन कर सकता है। तो इस प्रकार से मैंने मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, सारे 12 से 35 तक आपको एक एक मौलिक अधिकार बताया। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई और प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है तो उसे भी आप पूछना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम नागरिक शास्त्र के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास है और शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो आपको निश्चित ही यहाँ से एक प्रश्न मिलेगा। सामान्यतः सभी परीक्षाओं में हमें यहाँ से प्रश्न मिलते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।